लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी और ट्रंप की फोन पर 35 मिनट बाद प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत ने ना मध्यस्थता स्वीकारी थी ना स्वीकारेंगे, सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर हुआ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की, जो लगभग 35 मिनट तक चली। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। वहीं दोस्तों, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले, खोमेनी को अभी नहीं मारेंगे, जानते हैं सुप्रीम लीडर कहां छिपा है, ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा, बिना शर्त सरेंडर करो। जी हां दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। उनके इस दावे से आशंका बढ़ गई है कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों में शामिल हो गया है। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर 3 पोस्ट किए थे, जिनमें उन्होंने लिखा कि अब ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल है। हम अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहां छिपा है, उस तक पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बाली जा रही एयर इंडिया फ्लाइट दिल्ली लौटी, एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी विस्फोट के बाद फैसला लिया, हैदराबाद एयरपोर्ट बम से उड़ाने की धमकी। जी दोस्तों, एयर इंडिया की दिल्ली से बाली जा रही फ्लाइट AI 2145 बीच रास्ते से ही दिल्ली लौट आई है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि यह फैसला बाली एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी विस्फोट की खबरों के कारण यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। उन्होंने बताया कि फ्लाइट मंगलवार रात को बाली के लिए रवाना हुई थी और ज्वालामुखी विस्फोट की खबरों के बाद बीच रास्ते से लौट आई। फ्लाइट ने बुधवार तड़के दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग की। एयरलाइन की ओर से उनके रुकने की व्यवस्था भी की गई। दरअसल दोस्तों, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोमी लाकी ज्वालामुखी में मंगलवार को विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी से 11 किलोमीटर ऊंचाई तक राख उड़ी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चुनाव से पहले बिहार बीजेपी के नाम से बनाई गई फर्जी वेबसाइट, नेताओं के खिलाफ किए जा रहे आपत्तिजनक पोस्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने एक गंभीर मामला उजागर करते हुए पटना पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी का आरोप है कि कुछ अज्ञात लोगों ने बिहार बीजेपी के नाम से एक फर्जी वेबसाइट बना ली है और उस पर पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री डाली जा रही है। बीजेपी ने बताया कि कुछ लोग उनकी पार्टी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्जी अकाउंट बनाकर बीजेपी और उसके नेताओं के खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है। पार्टी ने इसे बहुत गंभीर मामला बताते हुए पुलिस से जांच करने को कहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीते 24 घंटे में कोरोना से 4 मौतें, देश में अब तक 113 लोगों की जान गई। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6483 एक्टिव मामले। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 4 मौतें हुई। महाराष्ट्र में 2, दिल्ली केरल में एक मरीज ने जान गंवाई। वहीं दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जनवरी 2025 से अब तक कोरोना से 113 की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा केरल में 36 और महाराष्ट्र में 31 है। दिल्ली में 13 मौतें हुई है। देश के 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना से अब तक कुल मिलाकर 6483 एक्टिव मामले हैं। सबसे ज्यादा मामले केरल में 1384 हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फास्टैग पर नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, 3000 रुपए में मिलेगा एनुअल पास। जी हां दोस्तों, लंबे समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश भर में एक नई टोल नीति लाने की योजना बना रहा है, जिसके तहत देश भर में टोल प्लाजाओं पर यात्रा को सुलभ बनाने के लिए कई नई सुविधाएं दी जाएंगी। इसी बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी अटकलों को खत्म करते हुए आज सोशल मीडिया नेटवर्क साइट X के जरिए फास्टैग एनुअल पास को जारी करने का ऐलान कर दिया। दरअसल दोस्तों, इस एनुअल पास के लिए यूजर्स को साल भर में केवल एक बार 3000 रुपए की रकम खर्च करनी होगी, जिसके बाद ये पास यूजर्स को जारी कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये पास एक्टिव होने के बाद 1 साल या फिर 200 यात्राएं, इनमें से जो भी पहले हुए तब तक के लिए वैलिड रहेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश को मिला पहला शैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला, महाराष्ट्र के किले से मिला नाम, उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर डीएक्टिवेट करेगा। जी दोस्तों, देश के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC INS अर्नाला का बुधवार को कमीशन हुआ। इसे विशाखापट्टनम के नेवी डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर CDS जनरल अनिल चौहान मौजूद रहे। महाराष्ट्र के वसई के ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर इसके नाम को रखा गया है। वहीं दोस्तों, यह जहाज हिंद महासागर में नौसेना की दमदार मौजूदगी के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मानसून की हो गई एंट्री, 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट, केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड से 2 की मौत।
जी हाँ दोस्तों, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आज मानसून की एंट्री हो गई है। राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर समेत 13 जिलों में मानसून ने प्रवेश कर लिया। इस बार मानसून तय समय से 7 दिन पहले आया। वहीं उत्तर प्रदेश के ललितपुर, सोनभद्र के रेणुकूट और चौपन में मानसून एक्टिव हो गया है। 4 साल बाद मानसून ने अपने तय समय 18 जून को एंट्री की है। मंगलवार को मानसून बिहार, झारखंड पहुंचा था। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बुधवार सुबह तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। उधर दोस्तों, गुजरात में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। सोमवार को हो रही भारी बारिश के कारण बोटाद जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश में एंट्री करने के दूसरे ही दिन मानसून 19 जिलों में पहुंच गया। आज दोस्तों, असम, मेघालय, ओडिशा, झारखंड, बंगाल में बारिश, आंधी तूफान और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है, वो भी रेड अलर्ट। इसके अलावा दोस्तों, 13 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ईरानी सुप्रीम लीडर खोमेनी बोले, सरेंडर नहीं करेंगे, अमेरिकी दखल मंजूर नहीं। ईरान के नागरिकों को व्हाट्सएप डिलीट करने के आदेश। इजरायली हमले में 600 मौतें। जी हाँ दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खोमेनी ने बुधवार को अपने एक मैसेज में कहा कि अमेरिका सुन ले, हम सरेंडर नहीं करेंगे। खोमेनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजरायल के खिलाफ जंग में अमेरिका सेना ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। खोमेनी का यह मैसेज ईरान की नेशनल टीवी पर प्रेजेंटर ने पढ़ा। खोमेनी ने कहा कि जो लोग ईरान का इतिहास जानते हैं उनको पता है कि ईरान किसी की धमकियां नहीं सुनता। इजरायल ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी सजा मिलेगी। ईरान थोपी गई शांति या युद्ध को नहीं मानेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया पहुंचे, किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा। यहां 17,000 से ज्यादा भारतीय। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के क्रोएशिया पहुंच गए हैं। 3 देशों की यात्रा में यह प्रधानमंत्री का अंतिम पड़ाव है। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेकोविच से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से भी मुलाकात करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। इससे पहले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेस्ट नेशन के तौर पर समिट का हिस्सा बने थे। इस दौरान उन्होंने कई वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात की। इसके बाद वे क्रोएशिया पहुंचे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बांग्लादेशी नागरिक ने 1000 में बनवाई एमपी बोर्ड की फेक मार्कशीट। आधार कार्ड, पासपोर्ट भी बनवाया। 16 साल पहले बॉर्डर क्रॉस कर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे दंपति। रायपुर, रीवा में छिपे मददगार। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के मुंशीगंज से 16 साल पहले बॉर्डर पार कर एक शख्स रायपुर पहुंचा। इसके बाद 1 साल में ही अपनी पत्नी को भी अवैध तरीके से बॉर्डर पार करवाते हुए ले आता है। इतना ही नहीं, उसने एक फेक मार्कशीट भी बनवा ली। इसी फेक मार्कशीट से अब पासपोर्ट जैसे अहम दस्तावेज भी बन गए। आरोपी का नाम मोहम्मद दिलावर खान है। रायपुर पुलिस ने दिलावर और उसके परिवार के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब भारत में बनेंगे फाल्कन 2000 बिजनेस जेट। अनिल अंबानी की फ्रेंच कंपनी के साथ हुई पार्टनरशिप। पहली बार फ्रांस से बाहर बनाया जाएगा। दरअसल दोस्तों, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ने भारत में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन के साथ डील साइन की है। यह पहली बार होगा जब डसाल्ट अपने फाल्कन जेट्स फ्रांस से बाहर बनाएगा। पेरिस एयर शो में इस डील का ऐलान किया गया है। वहीं दोस्तों, रिलायंस एरोस्ट्रक्चर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडरी कंपनी है। डसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड 2017 में रिलायंस और डसाल्ट के जॉइंट वेंचर में शुरू हुआ था। इस नई पार्टनरशिप में डरेल को फाल्कन 2000 की प्रमुख प्रोडक्शन प्रोसेस ट्रांसफर की जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी अनिवार्य नहीं। अन्य भाषाओं के लिए 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स जरूरी, कम स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लास। जी हां दोस्तों, भारी विरोध के बाद महाराष्ट्र सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने के फैसले में कुछ बदलाव किए हैं। मंगलवार को स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसे लेकर अपडेटेड गाइडलाइंस जारी की है। दरअसल दोस्तों, अपडेटेड गाइडलाइंस के अनुसार मराठी और अंग्रेजी मीडियम में कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा भी दूसरी भारतीय भाषाएं चुन सकते हैं। इसके लिए शर्त बस यह होगी कि एक क्लास से कम 20 स्टूडेंट्स हिंदी से इतर दूसरी भाषा को चुने। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महादेव ऐप के कारोबार में छत्तीसगढ़ के लड़के बैन। प्रदेश के अकाउंट्स भी इस्तेमाल नहीं कर रहे सरगना। हेडक्वार्टर श्रीलंका शिफ्ट। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 6000 करोड़ रुपए के महादेव ऐप घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी के साथ पुलिस भी एक्शन में है। यही वजह है कि महादेव बुक के किंग पिंग यानी कि प्रोमोटर्स सौरभ चंद्राकर ने अपने सट्टा कारोबार में छत्तीसगढ़ के लड़कों को रखने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, खासकर रायपुर और दुर्ग भिलाई के, क्योंकि ऐसे लड़के सीबीआई और पुलिस के रडार में है। वहीं दोस्तों, पूर्व में हुई गिरफ्तारियों से सीबीआई को कई बड़े लिंक मिले थे जो जांच में बड़े आधार बने। उधर सौरभ ने छत्तीसगढ़ के बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस भी बैन करवा दिया है, ताकि ट्रांजैक्शन कहां से किस रूप में हो रहा है एजेंसियों को पता न चल सके।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एक साल पहले जारी हुआ विमेंस T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल। 12 जून से शुरू होगा टूर्नामेंट। भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल एक साल पहले ही जारी कर दिया। बुधवार को जारी शेड्यूल के अनुसार भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज पाकिस्तान के खिलाफ 14 जून को एजबेस्टन में करेगी। इसी मैदान पर 12 जून को मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच टूर्नामेंट का ओपनिंग मुकाबला खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 5 जुलाई को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 33 मुकाबले खेले जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हेडिंगले टेस्ट के लिए हर्षित राणा भारतीय टीम में शामिल। मैनेजमेंट ने इंग्लिश पिच को देखते हुए फैसला लिया। 20 जून को पहला मुकाबला। जी दोस्तों, भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम के साथ जोड़ा गया है। वे पहले इंडिया ए का हिस्सा थे और इंग्लैंड लोयंस के खिलाफ 2 मुकाबलों में खेले थे। इसके अलावा उन्होंने भारतीय टेस्ट टीम के खिलाफ एक इंट्रा स्क्वाड मैच भी खेला था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन 139 अंक गिरकर 81,445 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक नीचे 24,812 पर आया। फार्मा, IT, मेटल और मीडिया शेयर्स 1.3% तक गिरे। जी दोस्तों, हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी कि बुधवार को सेंसेक्स 139 अंक गिरकर 81,445 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 41 अंकों की गिरावट रही। ये 24,812 के स्तर पर बंद हुआ है। आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 10 में तेजी जबकि 20 में गिरावट रही। TCS, अडानी पोर्ट्स और HUL के शेयर 2% तक नीचे आ गए, जबकि इंडसइंड बैंक का शेयर 4.44% चढ़ा। टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति के शेयर 2% तक की तेजी के साथ बंद हुए। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में इंडसइंड बैंक, टाइटन और ट्रेड रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में TCS, अडानी पोर्ट्स और HUL रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चांदी का भाव नए हाई पर 1,10,000 रुपए पर पहुंचा। आज 450 रुपए महंगी हुई। सोना 129 रुपए सस्ता हुआ। जी दोस्तों, देश में चांदी की कीमत बुधवार को नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी का दाम आज 450 रुपए बढ़कर 1,09,550 रुपए पर पहुंच गया। कल इसकी कीमत 1,09,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर सोने की बात करें तो सोने की कीमत में आज गिरावट आई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 129 रुपए कम होकर 99,018 रुपए पर आ गई है। एक दिन पहले इसकी कीमत 99,147 रुपए थी। वहीं दोस्तों 22 कैरेट सोना 90,700 रुपए और 18 कैरेट सोना 74,264 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केंद्रीय कर्मचारियों को इलाज मिलना हुआ और भी आसान। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में 5 बड़े बदलाव। अस्पताल में लाइन में लगने की नहीं पड़ेगी जरूरत। जी हाँ दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का लाभार्थी है तो अब योजना के तहत इलाज कराना और भी आसान हो गया है। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने CGHS को पूरी तरह डिजिटल और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए 2025 में 5 बड़े बदलाव किए हैं। नए बदलावों के बाद इलाज के लिए लाइन में लगने, पेमेंट स्लिप ले जाने या बार बार डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोनम के भाई और मां से शिलांग पुलिस की पूछताछ। सोनम ने एक नंबर पर 119 बार बात की। यूपी में आरोपी राज की दादी की हुई मौत। जी दोस्तों, ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्या केस में नई जानकारी सामने आई है। पता चला है कि सोनम 2 मोबाइल नंबरों का उपयोग करती थी। कॉल डिटेल के अनुसार एक नंबर पर उसकी मार्च माह से 25 दिन में 119 बार बातचीत हुई। कई बार लंबी बातचीत भी की गई। हालांकि शिलोंग पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उधर दोस्तों पुलिस की एक टीम बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे इंदौर में सोनम के घर पहुंची। 3 पुलिस अधिकारियों ने उसकी मां और भाई गोविंद से पूछताछ की। टीम सोनम के घर से निकल चुकी है। यही पुलिस अधिकारी कल राजा रघुवंशी के घर भी गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान नहीं करेगा सरेंडर, अमेरिका को भुगतनी पड़ जाएगी सजा। सुप्रीम लीडर खोमेनी ने डोनाल्ड ट्रंप को दे डाली बड़ी धमकी। जी हां दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अमेरिका की एंट्री ने पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट की ओर खींच लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खोमेनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि ईरान हर एक शहीद का बदला लेगा। ट्रंप की धमकियों का जिक्र करते हुए खोमेनी ने कहा कि जो लोग ईरान के इतिहास को जानते हैं वे जानते हैं कि ईरानी धमकियों की भाषा का अच्छी तरह से जवाब नहीं देते। उन्होंने कहा कि ईरान थोपी गई शांति या युद्ध को स्वीकार नहीं करेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पब्लिक से कहा खरीदो और खुद ने बेच दिया स्टॉक। संजीव भसीन पर सेबी ने लगा दिया बैन। जी हां दोस्तों, संजीव भसीन देश के सबसे चर्चित और अनुभवी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स में से एक माने जाते हैं। IIFL सिक्योरिटीज के पूर्व डायरेक्टर रह चुके भसीन टीवी चैनलों, टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर अपने शेयर रिकमेंडेशन के लिए खासे मशहूर है। दोस्तों सेबी की जांच में सामने आया है कि संजीव भसीन अपने पब्लिक रिकमेंडेशन से ठीक पहले खुद के अकाउंट्स जेमिनी पोर्टफोलियो, वीनस पोर्टफोलियो और HB स्टॉक होल्डिंग्स में
बाय ऑर्डर लगाते थे, फिर जब उनके बाय कॉल से शेयरों की कीमत चढ़ती थी तो वे उसी शेयर को बेचकर मुनाफा कमा लेते थे। मतलब साफ है, जो पब्लिक को खरीदने के लिए कहा गया खुद चुपचाप बेच दिया। सेबी ने इस धोखाधड़ी के चलते उन पर बैन लगा दिया और करीब 11.37 करोड़ रुपए की अवैध कमाई वापस लौटाने का आदेश दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इलेक्ट्रिक व्हीकल ई विटारा को लॉन्च करने की तैयारी में मारुति सुजुकी, 12,000 के पार पहुंच गया शेयर। जी हां दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी के शेयर में बुधवार को 18 जून को तेजी देखने को मिली। 2% की उछाल के साथ कंपनी के शेयर की कीमत 12,841 रुपए पर पहुंच गई है। दरअसल दोस्तों, इस तेजी के पीछे एक बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार रेयर अर्थ मैग्नेट्स की अल्टरनेट सोर्सिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया पर विचार कर रही है। यानी कि सरकार अब ऑस्ट्रेलिया से रेयर अर्थ मैग्नेट मंगाने के बारे में सोच रही है ताकि सप्लाई चेन में विविधता लाई जा सके और चीन पर निर्भरता भी कम हो सके। दरअसल दोस्तों, रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी के कारण ई विटारा के लॉन्च में देरी हो रही थी, लेकिन अब मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल ई विटारा को लॉन्च करने की तैयारी में है। इसी वजह से आज सुबह करीब 10 बजे कंपनी के शेयर NSE पर अपने पिछले बंद भाव से 1.7% चढ़कर 12,839 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। साल की शुरुआत से अब तक मारुति सुजुकी के शेयर में करीब 19% तक की तेजी आ चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। G7 समिट में मोदी बोले, भारत कनाडा के संबंध महत्वपूर्ण, 10 साल बाद यहां आया। दोनों देशों में हाई कमिश्नर बहाल करने पर सहमति बनी। जी हां दोस्तों, कनाडा में 3 दिन चले G7 समिट पर ईरान इजराइल तनाव का असर दिखा। रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान इजराइल संघर्ष जैसे मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बाकी 6 सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। एक दिन पहले ट्रंप अचानक समिट को छोड़कर अमेरिका लौट गए थे। इसकी वजह से G7 समिट के तय एजेंडा पर भी बातचीत नहीं हो पाई। समिट में G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष की सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता ही हुई। उधर दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने समिट में गेस्ट नेशन के रूप में हिस्सा लिया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोनी ने मोदी का वेलकम किया। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। मीटिंग के बाद मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के संबंध काफी महत्वपूर्ण है। मैं भारत को G7 में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत आभारी हूँ। मैं भाग्यशाली भी हूँ। वहीं दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में दोनों के हाई कमिश्नरों को फिर से बहाल करने पर भी सहमति बन गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्मृति मंदाना ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बैटर बनी, 5 साल बाद टॉप पर पहुंची। बॉलर्स में दीप्ति शर्मा चौथे नंबर पर। जी दोस्तों, ICC की विमेंस वनडे बैटर्स रैंकिंग में भारत की स्मृति मंदाना टॉप पर पहुंच गई है। वो साउथ अफ्रीका की लोरा वोलवॉट और इंग्लैंड की नेटली सीवर ब्रंट को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर पहुंची है। मंदाना 5 साल बाद नंबर 1 बैटर बनी। वे 2019 में आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद टॉप पर पहुंची थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेफ्टी स्टाफ की है भारी कमी, एयर इंडिया विमान हादसे से पहले संसदीय समिति ने दी थी बड़ी चेतावनी। जी दोस्तों, अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे से करीब 3 महीने पहले एक संसदीय समिति ने भारत में विमानन सुरक्षा और नियामक निगरानी के लिए जिम्मेदार सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों की भारी कमी की चेतावनी दी थी। मार्च 2025 की एक रिपोर्ट में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA में 53% से अधिक पद खाली हैं, जो देश में उड़ान भरने या उतरने वाले हर विमान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों, यह थी आज की